हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 10 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना है गॉबलिन मोड को। टाइम मैगजीन ने 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर व्लादिमीर जेलेंस्की को और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को चुना है। वहीं B20 इंडिया के अध्यक्ष बना दिए गए हैं एन चंद्रशेखरन। कार्तिकेय दीपम रथ महोत्सव तमिलनाडु में अभी हाल ही में मनाया गया और मानसी गुलाटी इनकी एक पुस्तक आई है मिरेकल ऑफ फेस योगा। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस मनाया गया और इसरो ने लद्दाख के स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास किया है। बंगाल की खाड़ी में मैंड्यूस नामक एक चक्रवाती तूफान उठा हुआ है और डीना बोलुआर्टे ये पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। भारत को आदित्य मित्तल के रूप में 77वां ग्रैंड मास्टर मिला है। तो ये तो थे कल के दिन के 11 क्वेश्चंस, टॉप 11 क्वेश्चंस जिनको आपने पढ़ा, रिवाइज किया 1 मिनट में। अब बात करेंगे आज के दिन के शानदार क्वेश्चंस की डिटेल के साथ। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो ये दोस्तों 9 दिसंबर को मनाया गया और प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। ये करप्शन को रोकने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है जिससे लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके और भ्रष्टाचार को कम या खत्म किया जा सके। तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 2003 में ही इसकी मंजूरी दे दी थी और प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। अब दिसंबर महीने के अभी तक जो भी इंपॉर्टेंट डे आए हैं उनको रिवाइज करेंगे। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया गया, इक्वलाइज थी इसकी थीम। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया गया। 2 को ही राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 5 को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, 5 को ही विश्व मृदा दिवस और 7 को राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। 7 को ही अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस भी मनाया गया। और आज तो 10 दिसंबर है, आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है जिसके बारे में हम लोग कल अच्छे से बात करेंगे डिटेल के साथ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं दोस्तों केवी साजी। कौन? केवी साजी। यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं, यही है साजी केवी या केवी साजी जो भी कहो आप। ये नाबार्ड के नए चेयरमैन के रूप में अब ये नियुक्त कर दिए गए हैं। इन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। नाबार्ड के ये डिप्टी एमडी भी रह चुके हैं और ये केनरा बैंक में काफी समय तक अपना समय बिताए हुए हैं, मतलब वहां पर जॉब किए हुए हैं। 26 वर्ष से ज्यादा तक इनका एक्सपीरियंस है केनरा बैंक में। तो आगे चल करके ये नाबार्ड में डिप्टी एमडी बने और अब वहां के अध्यक्ष बन गए हैं। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में निर्मला सीतारमण जी का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों फोर्ब्स ने मोस्ट पावरफुल 100 वीमेंस की लिस्ट जारी की है जिसमें भारत की निर्मला सीतारमण भारत में टॉप पर हैं और ओवरऑल इनकी रैंक है इस बार 36वीं। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं, आप सबको पता है, और इनको एक बार फिर से फोर्ब्स की मोस्ट पावरफुल विमेन की लिस्ट में भारत में टॉप पर रखा गया है। भारत में पिछली बार ये टॉप पर थी और इस बार भी ये टॉप पर है, ठीक है ना। तो देखिए 2021 में ये 37वें नंबर पर थी, 2020 में ये 41वें नंबर पर थी और 2019 में 34वें नंबर पर थी। ये लगातार 3-4 साल से ये टॉप पर बनी ही आ रही हैं। 2022 में इनको 36वें स्थान पर रखा गया है ओवरऑल वर्ल्ड में, ठीक है। अच्छा, भारत की 6 महिलाओं को इस टॉप 100 में शामिल किया गया है। कौन कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा, शिव नादर की बेटी हैं, HAL की वर्तमान में चेयरपर्सन है, 53वीं इनकी रैंक है ओवरऑल। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच, इनकी ओवरऑल रैंक 54वीं है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी अध्यक्ष सोमा मंडल पहली महिला अध्यक्ष हैं, इनको ओवरऑल 67th रैंक मिली है। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार सौ, ये 72वें स्थान पर हैं और नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर, इनको 89वें स्थान पर रखा गया है। ये तो टॉप 6 हो गई भारतीय जो टॉप 100 में शामिल हैं। दुनिया में टॉप 3 पर कौन है? तो फर्स्ट पर उर्सुला वॉन डर लेयन है जो कि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष है वर्तमान टाइम पर। आपको पता होगा कि जब प्राइस कैप अभी रसिया पर लगाया गया था तो इन्हीं की स्पीच तो बाहर आई थी, ठीक है ना। क्रिस्टीन लेगार्ड,
ये सेकंड पर हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की ये अध्यक्ष हैं, इनका भी नाम आप याद रखेंगे। कमला हैरिस ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये तो आपको याद ही होंगे। ऊपर की ये दो नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि वर्तमान में इस पद पर कौन है, इस रूप से भी पूछा जा सकता है। अच्छा, आप मेरा एक क्वेश्चन बताओ, अभी हाल ही में बीबीसी ने मोस्ट इन्फ्लुएंसर की लिस्ट जारी की थी, विमेंस की, मतलब प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की थी, उसमें भारत में शीर्ष पर कौन था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया है। हाल ही में वीना नायर को किस देश ने 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया? तो वीना नायर को अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। वीना नायर ये साइंस की टीचर हैं और इंडियन ओरिजिन की हैं, और एक प्रकार से कहें हम लोग इंटरनेशनल टीचर हैं। ये कई देशों में पढ़ाने का इनके पास एक्सपीरियंस है, 20 से ज्यादा साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। ये भारत के अलावा यूएई में भी टीचर रह चुकी हैं, ठीक है, और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी ये टीचिंग कर चुकी हैं, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखती हैं, साइंस की टीचर हैं। तो 20 से ज्यादा वर्षों का इनके पास अनुभव है और इनको अभी ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर प्राइज दिया गया है, ठीक है, विज्ञान शिक्षण में इनके एक्सीलेंस के लिए, फॉर एक्सीलेंस इन साइंस टीचिंग। तो ये नाम आप याद रखेंगे, वीना नायर। अगला है, हाल ही में जारी दुनिया की सबसे मजबूत पासपोर्ट लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? तो इसमें टॉप पर है दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात। रुकिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। सबसे मजबूत पासपोर्ट यानी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट की लिस्ट यहां पर जारी हुई है, यूनाइटेड अरब अमीरात इसमें टॉप पर है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इसको जारी किसने किया है। आपको जो अभी तक याद होगा, जिसमें भारत की रैंक 87वीं थी, मैं मानता हूं इसमें भी 87वीं है, ठीक है, ये कोइंसिडेंस है, लेकिन ये जारी करता अलग है। इसको आर्टन कैपिटल ने जारी किया हुआ है, और आप अभी तक जो पढ़े थे वो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स था। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ना ये अंतर क्या है, इसमें टॉप पर बताया गया है जापान और सिंगापुर को। किसको? जापान और सिंगापुर को। जबकि यहां पर आर्टन कैपिटल में टॉप पर किसे बताया गया? संयुक्त अरब अमीरात यानी यूनाइटेड अरब अमीरात को। सेकंड पर जर्मनी और थर्ड पर स्वीडन को। दोनों में भारत की रैंक 87वीं है, तो भारत के लिए तो आपको निश्चिंत रहना है। लेकिन टॉप पर कौन कौन है इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और केयरफुली आपको याद रखना है, ठीक है। पासपोर्ट जो है वो पावरफुल का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास इस देश का पासपोर्ट है ना, तो आप कितने देशों में बिना वीजा के जा सकते हो। वीजा क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में समझो। देखो, बात यह है कि अगर आपको अपने देश में कहीं ट्रेवल करनी है, ठीक है ना, तब तो आपको चाहिए टिकट। क्या चाहिए? टिकट, ठीक है। बहुत लोग को ये नहीं पता है, ठीक है, जो लोग जहाज से उड़ान भरना चाहते हैं। अगर आपको अपने देश में सफर करना है ना, तो आपको पासपोर्ट नहीं जरूरत है, केवल टिकट की जरूरत है, जैसे आप ट्रेन में सफर करते हैं। और अगर आपको जैसे ही अपना बॉर्डर क्रॉस करना है, मतलब अगर आप इंडिया से बाहर निकलते हो, तब आपको जरूरत पड़ेगी पासपोर्ट की। अब एक चीज और है, पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी जब आप बाहर से निकलते हो, कोई जरूरी नहीं है जब आप किसी देश में जाते ही हो। तो आप अगर जाके द्वीप में जाकर बस जाते हो तब भी आपको पासपोर्ट चाहिए। लेकिन अगर आप जाते हो किसी खास देश में, पासपोर्ट मतलब भारत से जाकर के किसी खास देश में जाते हो, बसते हो, तब आपको जरूरत होती है वीजा की। कहाँ की वीजा की? उस देश की। यानी पासपोर्ट आपका देश जारी करता है जिसमें आपकी डिटेल्स होती है, वीजा आपको उस देश से जारी करवाना पड़ता है जहां पर आप जा रहे हो। तो वीजा में वहां अब आपका देखा जाएगा कि आप किस देश से हो। तो कई देशों के बीच में ना वीजा फ्री एक्सेस का होता है डील, ठीक है, मतलब एग्रीमेंट हो जाता है। तो फिर ये एग्रीमेंट होता है, देखते हैं वो देश वाले आपके देश पर कितना भरोसा है, कितना विश्वास है। जैसे अगर पाकिस्तान के अगर हो, तो फिर पाकिस्तान वालों की स्थिति बुरी है, उनको अच्छे से कपड़े उतार करके चेक किया जाता है। अफगानिस्तान वगैरह को इनको सबको लास्ट में रखा गया है। इनके लिए तो शायद ही कोई देश हो जो वीजा फ्री एक्सेस करता हो। बाकी कई देश ऐसे हैं जो भारत के लोगों को, नागरिकों के लिए वीजा फ्री एक्सेस देते हैं, यानी कि आपको अगर उन देश में जाना है तो उन देशों से वीजा नहीं लेना पड़ेगा। ऐसे है यूएई है टॉप पर। यूएई में अगर आपके पास यूएई का पासपोर्ट है ना, 121 देशों में आप आज के टाइम पर जा सकते हो, ठीक है। सब पैसे का खेल है बाबू भैया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। यूएई में इतने टूरिस्ट आते हैं, यूएई है अमीर, बदले में यूएई भी देखो वीजा फ्री एक्सेस में 121 देशों में एक्सेस पाया हुआ है। क्लियर है? कुल मिलाकर के आपको बात समझ में आ गई इधर पासपोर्ट वाला ये मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता?
तो दोस्तों अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने ईएजी पुरस्कार जीता है। यहाँ पर स्पेलिंग बहुत ही गलत लिखी गई है, आप सही कर लीजिएगा। वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीता हुआ है, ठीक है ना। ये कहां पर इसे अवार्ड मिला हुआ है? ये रूस में मिला है, सोची रूस में बैंक ऑफ बड़ौदा को ये अवार्ड मिला है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में ईएजी पुरस्कार। ईएजी क्या होता है? ईएजी समझ लो कि एफएटीएफ का छोटा भाई है। एफएटीएफ आप जानते हो ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसी की तरीके से ये ईएजी एक ग्रुप है जो जो यूरेशियन ग्रुप है। यूरेशियन बोले तो यूरोप प्लस एशिया, यहां पर काम करता है एक ऐसा ग्रुप जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए होता है, एक समूह है, एक संगठन है। तो वहां पर सोची रूस में बैंक ऑफ बड़ौदा में उसके लिए इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। एफएटीएफ आप जानते हो, टी राजा कुमार इसके अध्यक्ष हैं और अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर हटा दिया गया है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी बात कर रहा था यूएई कितना साफ सुथरा देश है, ठीक है। आप साफ सुथरा देश आप ऐसे ही समझ सकते हो कि यूएई भी अभी आज के टाइम पर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, ठीक है। तो मतलब साफ सुथरा तो बिल्कुल नहीं है। यूएई में भी ये सब मामले चल रहे हैं, लेकिन फिर भी देखो वीजा एक्सेस इतना ज्यादा है। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। 1908 में स्थापित हुआ था, हसमुख आधिया इसके अध्यक्ष हैं। एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा हैं और मुख्यालय वडोदरा में है। बैंक की टैगलाइन है भारत का अंतरराष्ट्रीय बैंक। आगे यहां पर भी सेम चीजें हैं। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा में दोस्तों 1 अप्रैल 2019 को विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ था, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। हाँ, एक चीज और, जब 10 बड़े बैंकों का विलय हुआ था ना 2020 में, तो उसमें ये शामिल नहीं था। उससे 1 साल पहले ही इसमें विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर हो चुका था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब किताब के बारे में थोड़ा सा प्रमोट कर लेते हैं। अपनी किताब है, इसको आप ले सकते हो और चैप्टर बाय चैप्टर डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही आसान, बहुत ही सहज लैंग्वेज में है। जो लोग लेना चाहते हैं उसे परचेज कर सकते हैं। अंग्रेजी वाले स्टूडेंट जो हैं उनके लिए एक बार फिर से सॉरी, अगली बार जब बुक आएगी तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग अलग बुक लॉन्च की जाए, लेकिन इस बार आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। हाँ, जिनको थोड़ा थोड़ा हिंदी आती है उनको भी ये ले लेना चाहिए, उनको भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उनके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म इंग्लिश में भी यूज किए गए हैं, तो बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। कोशिश किया गया है इंग्लिश में बनाने की बुक। तो जिनको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है, जैसे आप समझ लो कि कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर, जैसे आंध्रा वगैरह, कर्नाटक वगैरह, तो वो लोग ना लें। बाकी अगर जिनको थोड़ा बहुत समझ में आती है हिंदी तो वो इसको ले सकते हैं, ठीक है ना। उनके लिए भी यहाँ पर इसमें बहुत सारे कंटेंट ऐसे मिलेगी कहाँ पर ये बुक आपको मिलेगी अमेजन पर। अमेजन पर जाइएगा, एमजेटी बुक क्लिक करके सर्च कीजिएगा और आपको मिल जाएगी ये पुस्तक, ठीक है ना। चलिए, कोई भी अगर आपको और डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 9वीं आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन गोवा में किया गया। जब ये आयोजित होने वाला था तब भी मैंने क्वेश्चन बताया था और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया सीजीएल एग्जाम में, तो आप इसको याद रखेंगे। गोवा में ये हुआ था, ठीक है, 9वां वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो, ठीक है ना। चलो, तो 8 दिसंबर को आयोजित हुआ और आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करना, इसके भविष्य की कल्पना करना, यही सब वगैरह इसका उद्देश्य था। 8 से 11 दिसंबर तक ये आयोजित हुआ। अच्छा, आयुष मंत्रालय के तहत आयोजित हुआ, क्योंकि आयुर्वेद है तो ये तो आएगा अपना आयुष मंत्रालय के तहत। आयुष का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? आयुर्वेद, योगा, यूनानी चिकित्सा, सिद्धि चिकित्सा और होम्योपैथी। तो ये आयुष इसी नामों से मिलकर के बना है, इसको आप याद रखेंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए हमें केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है वर्तमान में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर डाटा लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। 2014 में आयुष मंत्रालय का बजट जो था ना, मतलब मार्केट साइज जो था वो $3 बिलियन था, अब $18 बिलियन है, 6 गुना ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है ना। गोवा आया है, गोवा के बारे में जानेंगे। गोवा आप देखोगे भारत के मैप में, यहाँ पर है गोवा, छोटा सा राज्य, 2 इस पे जिले हैं केवल। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, गोवा के जो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई हैं। यहाँ पर अगर बात करें नेशनल पार्क की, तो अंसी नेशनल पार्क है, इंपॉर्टेंट है। भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी पूछा जाता है आपसे। मायम झील है, नेत्रावली, बबलिंग झील, अरम्बुल, स्वीट वाटर लेक, ठीक है। द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी, ये यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। जिलों की संख्या जैसे कि मैंने आपको बताया केवल 2 है। विधानसभा में सीटें हैं 40,
ठीक है। और लोकसभा में 2 सीटें यहां से जाती हैं और राज्यसभा में 1 सीट जाती है। राजकीय पशु की बात करें तो गौर है, राजकीय पक्षी की बात करें तो काला क्रिस्टेड बुलबुल है। अभी गोवा में ही भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच में संगम नाम का सैन्य अभ्यास हुआ था, इसको भी आप रिवाइज कर लेंगे। अभी यहीं पर लूप वोन महोत्सव मनाया गया, अंतरराष्ट्रीय लूप वोन महोत्सव मनाया गया, ठीक है ना। गोवा का ही महोत्सव है, इसको भी आप याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी यहीं पर हुआ, 53वां वाला, ठीक है, जिसमें अगर पूछा जाए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता तो आप बताएंगे आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला, हाल ही में TTFI इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? तो TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं दोस्तों मेघना अहलावत। ये आपको इमेज में दिख रही हैं मेघना अहलावत। ये कौन है? ये वर्तमान समय में जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है ना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला, उनकी वाइफ है। तो ये अभी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन जीत चुकी हैं प्रेसिडेंट का, और ये बन गई हैं फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की अध्यक्ष, ठीक है। कमलेश मेहता जो हैं ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए महासचिव बनाए गए हैं, ठीक है। 8 बार के ये नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। अच्छा, दिल्ली हाईकोर्ट, अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, फरवरी में जब न्यूज आई थी तो, कि दिल्ली हाईकोर्ट ने खराब स्थिति को देखते हुए इस पर बैन लगा दिया था, इसको निलंबित कर दिया था। वैसे एक बैन और लगा था, किस पर लगा था? फीफा ने लगाया था। फीफा ने लगाया था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पर, लेकिन लास्ट टाइम पर आकर के उसने बैन हटा दिया और भारत सक्सेसफुली अंडर 17 फीफा विमेन वर्ल्ड कप का आयोजन किया उड़ीसा और उसके बाद फिर गोवा और मुंबई में, और फिर क्या हुआ आगे रिजल्ट आया, स्पेन जीत कर ले गया ट्रॉफी। TTFI की स्थापना 1926 में हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला विषय कौन सा रहा? तो 2022 में एक बार फिर से टॉप पर आया है इंडियन प्रीमियर लीग। सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किया जाने वाला विषय IPL रहा है। IPL सबसे ज्यादा लोग सर्च करते हैं, इसका कारण भी है, ये लगभग 2 महीने तक चलता है और 2 महीने तक सभी लोग स्कोर चेक करते हैं, लगातार ये सर्च में रहता है, तो इतना ज्यादा सर्च हो जाता है कि ये टॉप पर बना ही रहता है। तो IPL जो है इसका क्रेज भी है क्रिकेट में इंडिया में, और IPL को लोग ज्यादा सर्च भी करते हैं। तो गूगल ने अभी हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें साल भर में कौन कौन क्या क्या सर्च करता है, इसको सबको लेकर के जारी की गई है। तो इसमें हम लोग साल भर में विश्व भर में कौन कौन से देश क्या सर्च करते हैं उस पर नहीं जाएंगे, भारत में क्या चल रहा है उस पर मतलब रखेंगे। तो ईयर इन सर्च रिपोर्ट आई है गूगल की, इसमें टॉप पर इंडियन प्रीमियर लीग सर्च किया गया, सेकेंड पर कोविन सर्च किया गया। कोविन आपको पता होगा जहां पर लोग वैक्सीन के लिए सर्टिफिकेट डाउनलोड किया करते थे, अपॉइंटमेंट बुक किया करते थे, वही वाली वेबसाइट है। थर्ड पर फीफा वर्ल्ड कप सर्च किया गया, भारत में फीफा वर्ल्ड कप सर्च किया जा रहा है। सोचो, बायजूस वाले बेवकूफ नहीं है जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, टाइटल स्पॉन्सरशिप लिए हुए हैं, ठीक है, उनको पता है अच्छे से ये डाटा कि भारत के लोग, भले ही भारत में फुटबॉल उतना प्रचलित ना हो, लेकिन देखो टॉप 3 सर्चेज में थर्ड पर फीफा वर्ल्ड कप है और इसको स्पॉन्सर कर रही है भारतीय कंपनी बायजूस, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा खोजी गई हस्तियों में अगर बात करें तो नुपुर शर्मा थी। नुपुर शर्मा वाला केस आपको याद ही होगा, वही बीच में हुआ था, ठीक है। अगला, हाल ही में बाजरा 2023 के अंतरराष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया गया? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, बताया भी गया है आपको और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा का वर्ष घोषित किया गया है, ठीक है। तो मोटे अनाज का वर्ष और बाजरा का घोषित किया गया है। तो इसके लिए अभी एक उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। ये कहां पर हुआ? ये अभी इटली में हुआ, इटली में रोम में। रोम में क्यों? रोम में ही तो है यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, UNFAO का हेडक्वार्टर रोम में ही तो है ना। तो 16 अक्टूबर को जब इसकी स्थापना हुई थी, इसी अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस भी तो मनाते हैं, विश्व खाद्य दिवस भी तो मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन स्थापना हुई थी UNFAO की, ठीक है, 1948 में, 1948 में। चलिए, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं बाजरा को, जो है जहां पर इसका सम्मेलन आयोजित हुआ। तो बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है आपके सामने, PM कांग्रेचुलेटेड UN फॉर लॉन्च ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। तो ये समारोह रोम इटली में आयोजित किया गया। भारत की तरफ से
किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे गई हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती? तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, कल हम लोगों ने गुजरात के बारे में बात की थी। गुजरात के बारे में अगर आप नहीं देखे जानते हैं तो आप कल की वीडियो देखें। हिमाचल प्रदेश में चुनाव में हुआ और 68 सीटों में चुनाव हुआ। 68 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 40 सीटें कांग्रेस ने जीती, 25 सीटें बीजेपी ने जीती और 3 सीटें जो है ये अदर ने जीती हैं। ठीक है, तो कांग्रेस जो है ये यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें जीत करके टॉप पर रही हुई है हिमाचल प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में। अच्छा, एक चीज और, अभी इसने सीएम पद का उम्मीदवार अपना घोषित नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर मैं सीएम पद नहीं बताऊंगा। हाँ, चर्चे में कई नाम है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। जैसे ही मुख्यमंत्री पद घोषित कर दिया जाता है मैं आपको बता दूंगा अगले दिन बड़ा क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, पिछले मुख्यमंत्री कौन थे? जयराम ठाकुर, ये बीजेपी पार्टी से थे। इस बार बीजेपी वहां पर हार गई है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी जीती हुई है। भारत में किन किन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है ये आपको पता होना चाहिए। भारत में आज के टाइम पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। तो अब इन 3 राज्यों की जो योजनाएं होंगी उनको आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि वो योजनाएं जो होंगी ना उनको आपको कैसे एलिमिनेट करना है, वो थोड़ा सा जैसे ऑप्शन आता नहीं है एलिमिनेशन वाला, उसको आप बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कई बार ट्रिक कि राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनसे रिलेटेड योजनाएं होंगी। ठीक है, महात्मा गांधी से जुड़ी योजनाएं होंगी नाम से, और जो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा जो जारी की जाती है वहां पर आपको प्रधानमंत्री या फिर कोई रीजनल नाम या इन सब नामों से होगी। तो ये थोड़ा छोटे मोटे तरीके हैं जिनको आप ध्यान रख के ये आइडिया लगा सकते हो कि योजना कहाँ की है। ओके, फिलहाल ये तो थे टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हिमाचल प्रदेश के बारे में भी जानते चलते हैं थोड़ा सा। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर है, जयराम ठाकुर सीएम अभी तक थे, अब नहीं है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं और झीलें यहाँ पर हैं। इसके अलावा जिलों की संख्या, राजकीय पशु हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी पश्चिमी ट्रोगोपन, राजकीय पुष्प है गुलाबी बुरांस। क्लियर है। नेशनल पार्क में पिन वैली बड़ा पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये टॉप 11 क्वेश्चंस थे। हम लोग अब क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर है? कैलिफोर्निया में है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट कितना कर दिया है? 3.35% कर दिया है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है गुजरात में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है। दूसरा, टाइम मैगजीन ने 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया था? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर इसमें ऑप्शन में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग जो है टाइपिस्ट से यहाँ पर मिस्टेक हुई है, आप लोग जो है कमेंट करके बता दिए। मुझे पता है आप एमजेटी के स्टूडेंट हो, आपको डेफिनेटली पता होगा 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर कौन था। ओके, चलिए तो बस इतना ही रखते हैं वीडियो में। इसकी पीडीएफ वगैरह क्विज वगैरह सब आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, ऑनलाइन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।